अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। कयूम ने मेरे मुंह की तरफ इस तरह देखा जैसे हैरान हो रहा हो कि मैंने क्या कह दिया है। देखते ही देखते इसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। ये मुझसे 4-5 साल छोटा है। मैंने इसे अपने साथ लगा लिया। ये हिचकियां ले लेकर रोने लगा। बहुत दिलासे दे देकर मैंने उसे चुप कराया। तब उसने कहा कि आमना, ये बात कहने की बजाय मुझे जहर पिला देती तो वो मुझे मीठा लगता। बस जी, ये है इसकी मोहब्बत। लोगों ने उस पर यह जुल्म किया कि कोई भी इसे रिश्ता देने के लिए तैयार नहीं हुआ। मैंने इसे सिर्फ एक बार कहा था कि मैं इसके लिए किसी और जगह से रिश्ता ले लूँगी। इसने कहा, नहीं आमना, जब तक तुम जिंदा हो मैं शादी नहीं करूँगा। तुमने उससे पूछा नहीं था कि इससे इसका क्या मतलब था? पूछा था, आमना ने कहा। मैंने तो इससे बहुत कुछ पूछा था। मैंने उसे कहा था कि मैं तो तुम्हारी बीवी नहीं बन सकती, तुम्हें कोई और ही बीवी मिलेगी। इसने कहा कि मैं किसी औरत को अपनी बीवी के रूप में देख ही नहीं सकता। आमना के साथ उसके और कयूम के मुतालिक बहुत बातें हुईं। मैं सिर्फ ये मुश्क लेने की कोशिश कर रहा था कि आमना जो कुछ कह रही है ये सच भी है या नहीं, और क्या मुझे इस किस्म का सुराग मिल सकेगा कि मकतूल को कयूम ने कत्ल किया है। मैंने आपको वो सारी बातें नहीं सुनाई जो आमना ने की थी। बहुत बातें हुई थी। मैंने आपको नमूने के तौर पर ये चंद एक मकाल में सुनाए हैं। अगर मैं आपको तमाम बातें जो आमना ने की थी सुनाता और जिस अंदाज से उसने बातें की थी वो भी समझा सकता, तो आपको ये शक ज़रूर होता कि उसके दिल में कयूम की बेपनाह मोहब्बत थी। मैंने यही महसूस किया था। वो कयूम के मामले में बहुत ही जज्बाती थी। मैंने फ़र्क मालूम करने के लिए मंजूर की बातें शुरू कर दी। आमना ने यह तो अच्छी तरह जाहिर किया कि उसके दिल में मंजूर की मोहब्बत थी, लेकिन मंजूर के मुतालिक वो इतनी जज्बाती ना हुई जितनी कयूम के लिए हो गई थी। आमना अमीर ख़ानदान की औरत तो थी, लेकिन वो फरिश्ता तो नहीं थी। अनपढ़ देहातन थी। गुनाह करते कोई देर नहीं लगती। मैंने आमना पर जिरह की तो उस पर मेरा शक मज़ीद पुख्ता हो गया। मैं आपको फिर बताता हूँ कि वो कयूम के मामले में अपने खामिद की निस्बत ज़्यादा जज्बाती थी। फिर भी मैंने अपना शक जो था रशीद और गामे शाह पर पुख्ता रखा। गामे शाह के साथ क्या हुआ था, मैंने पूछा। उसने वही कहानी दोहरा दी जो मैं पहले सुन चुका था। आमना ने थोड़ी और तफसील बता दी। गामे शाह ने उसे साफ कह दिया था कि अपने खामिद से तलाक लेकर मेरे साथ शादी कर लो। इससे पहले वो आमना पर वैसे ही डोरे डालने की कोशिश करता रहा था। जब आमना हाथ ना आई तब उसने शादी की बात की थी। गामे शाह ने आमना को साफ लफ्ज़ों में कहा था कि कोई पीर या कोई और बरगुज़ीदा शख्स या कोई बहुत बड़ा जादूगर बे औलाद औरत को औलाद नहीं दे सकता। सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, जो देना चाहे तो दे दे। उसने ये भी कहा था कि ये जो लोग कहते हैं कि फला पीर ने औलाद दी है, वो औलाद उस पीर की ही होती है। एक रोज़ गामे शाह ने आमना पर दस्तदराजी की और उसने आकर मंजूर को बता दिया, और वो वाक़या हुआ जो मैं आपको सुना चुका हूँ। मैंने आमना को जाने की इजाज़त तो दे दी, लेकिन उसे एक मुश्तबा की हैसियत से अपने जहन में रखा। उस पर मैंने जाहिर नहीं होने दिया कि मुझे उस पर शुबा है। रात को मैं थाने में आ गया। जिन अशखास की मुझे ज़रूरत थी उन सबको थाने ले आया। इनमें रशीद भी था, बल्कि रशीद मुश्तबों में सरे फहरिस्त था। रात काफ़ी गुजर गई थी। मैंने आराम करने के बजाय रशीद को लपेटे में ले लिया। मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दो कि तुमने मुझसे ये क्यों छुपाया था कि मंजूर कत्ल होने से पहले बहुत देर तक तुम्हारे पास बैठा रहा था। मैंने कहा। रशीद की ऐसी हालत हो गई जैसे वो बेहोश हो जाएगा। मैंने फिर अपना सवाल दोहराया तो उसकी हालत और ज़्यादा बिगड़ गई। मैंने उसके सर पर हाथ रखकर ज़ोर से झंझोड़ा। तुम जब बाग में से मंजूर के बाद निकले तो तुम्हारे हाथ में कुल्हाड़ी थी, मैंने कहा, और तुमने मुझे बताया है कि सूरज गुरूब होते ही तुम घर आ गए थे। मुझे इन सवालों का तसल्ली बख्श जवाब दे दो और जाओ। मैं तुम्हें फिर कभी थाने नहीं बुलाऊंगा। मैं बता तो दूंगा, उसने कहा, लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे। आपको मुझ पर शक हो गया है। आपका शक बजा है क्योंकि मैंने आपके आगे झूठ बोला है। मैं अगर कुरान पर हाथ रखकर बयान दूंगा तो भी आप कहेंगे कि ये झूठ है। तुम बात करो भाई मेरे, मैंने दोस्तों की तरह कहा। मैंने गांव में ही तुम्हें कह दिया था कि अभी मामला मेरे हाथ में है, तुम सच बोलो। नहीं जनाब, उसने कहा, ऐसी कोई बात नहीं। मंजूर को कत्ल करने से मुझे कुछ हासिल नहीं होना था। हुआ यूँ था
कि ये सूरज गुरूब होने से थोड़ा पहले मेरे पास बाग में आया। मैं इसे देखकर हैरान रह गया। मुझे ऐसा खतरा नहीं था कि ये मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करने आया है और इसके पास पिस्तौल होगा और ये मुझे गोली मार देगा। सच्ची बात यह है कि मंजूर इस तरह लड़ाई झगड़ा करने वाला आदमी नहीं था। क्या ये बुज़दिल और बेगैरत था? नहीं, रशीद ने कहा। शरीफ आदमी था। मुझे अब अफसोस होता है कि मैंने उसके साथ बहुत ज़्यादतियाँ की थीं। परसों मेरे पास बाग में आया तो मैंने आपको बताया है कि मैं हैरान हुआ। मैं क्यारियों में पनीरी लगवा रहा था। मंजूर ने मुझे बाजू से पकड़ा और परे ले गया। मेरा ख्याल था कि ये तकसीम के झगड़े के सिलसिले में कोई बात करना चाहता है। मैं तैयार हो गया कि आज इसने कोई उल्टी सीधी बात की तो मैं इसको बहुत बुरी तरह से पीटूंगा, लेकिन इसने बड़ी नरमी से बात की। कहने लगा कि हम एक दादा की औलाद हैं, दूसरी बिरादरियां और गैर लोग हमारा तमाशा देख रहे हैं। ज़्यादा गम तो मुझे ये है कि मैं अकेला रह गया हूँ। मैं तुम्हारे पास ये बात करने आया हूँ कि जो हुआ सो हुआ। अब अगर तुम पसंद करो तो हम सगे भाइयों की तरह रहेंगे। मैंने उससे पूछा कि उसे इस रास्ते पर किसने डाला है। मैंने ये भी कहा कि आमना मुझे कभी भी नहीं बख्शेगी। उसने कहा कि आमना ने ही मुझे इस रास्ते पर डाला है। वो कहता था कि बात तो मैंने खुद ही छेड़ी थी। जब आमना ने सुनी तो वो कहने लगी कि आज ही शाम रशीद के पास जाओ। मैंने उसे कहा कि तुम मेरे घर आ जाते या मुझे अपने घर बुला लेते। दुश्मनी क्या है, हमारा खून एक है। उसने कहा कि मैंने सोचा यही था, लेकिन आमना ने जोर दिया कि रशीद को बाग में जाकर मिलो जहां और कोई नहीं होगा। उसने कहा कि आमना ने यह भी कहा था कि शाम के वक्त जाना ताकि कोई देख ना सके, वरना लोग यही कहेंगे कि मंजूर ने अपना सर अपने दुश्मनों के कदमों में रख दिया है। उसने दोस्तों का हाथ बढ़ाया और जब उसने आमना का नाम लिया तो मेरा दिल मोम हो गया। मैंने ये उसे ज़रूर कहा कि कल परसों तुम फिर ये झगड़ा खड़ा कर दोगे कि ये बाग तुम्हारे बाप का है। उसने कहा कि वो सब झगड़े भूल चुका है। सच्ची बात यह है कि मैं इस दुश्मनी से खुद भी तंग आ गया था। मैंने उसे बिठाए रखा, बातें होती रहीं। जब अंधेरा गहरा हो गया तो वो मेरे साथ हाथ मिलाकर चला गया। मैं उसके जाने के बाद आध या पौन घंटे बाद बाग से निकला। मेरे हाथ में एक लंबा डंडा था। मैं आपको वो डंडा दिखा सकता हूँ। ये मैंने ख़ास तौर पर बनवाया हुआ है। मेरा रास्ता वही था जिस रास्ते पर मंजूर की लाश मिली है। मैं उस जगह पहुंचा तो कोई आदमी लेटा हुआ नजर आया। मुझे खून की बू आई। मैंने माचिस जलाकर चेहरा देखा तो वो मंजूर था। हर तरफ खून ही खून था। मैंने 2-3 बार माचिस जलाकर देखा। मैंने सोचा शायद कोई और हो, लेकिन वो मंजूर ही था। दूर जहाँ से घाटी ऊपर चढ़ती है वहाँ एक आदमी मुझे नजर आया। मैं उस आदमी के पीछे दौड़ा। कातिल वही हो सकता था। वो दूर था। मैं घाटी पर चढ़ा तो वो आदमी अंधेरे में छुप चुका था। आगे खेत और फसल आ गए थे। मुझे इतना यकीन है कि वो आदमी गांव की तरफ आया था। तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? यही तो बात है हुजूर जो मुझे फंसा रही है, उसने कहा। मेरा फ़र्ज़ ये था कि मैं आमना को बताता, फिर अपने घर वालों को बताता और फिर शोर शराबा करता और थाने में आकर इत्तला देता। खतरा ये था कि सबको मालूम था कि मेरी मंजूर के साथ दुश्मनी है। अगर मैं बताता कि मंजूर फलां जगह पे मरा पड़ा है तो सब यही कहते कि मंजूर को मैंने कत्ल किया है। ये तो मेरे मज़ारे या उसकी बीवी या उसके 2 बच्चों से पता लग जाता कि कत्ल होने से पहले मंजूर मेरे पास आया था। अपने पैदा करने वाले की कसम है जनाब, मैंने पूरी रात जागते और अंदर ही अंदर डरते गुजारी है। जब आपने मुझे बुलाया तो मेरा खून खुश्क हो गया। मैं समझा कि आपको पता चल गया है कि मंजूर कत्ल होने से पहले मेरे पास आया था। दुश्मनी की वजूहात बड़ी सख्त हैं रशीद, मैंने कहा। इन्हीं बातों पर खून खराबे होते हैं। जी हुजूर, उसने कहा। ज़मीन की तकसीम के झगड़े के अलावा मैंने आमना पर बुरी नज़र रखी थी और मैंने उसकी इज्जत पर हाथ भी डाला था। मंजूर की जगह कोई और होता तो वो मुझे कत्ल कर देता। मैं अपनी सारी शरारतें और बेहूदियाँ जो मैंने मंजूर से की हैं तस्लीम करता हूँ। कत्ल तो मुझे होना चाहिए था और कातिल मंजूर होता। मैं उठकर बाहर निकला और हेड कांस्टेबल से कहा कि वो इनके गांव जाए और आमना को साथ ले आए। मैं फिर अंदर जाकर रशीद का बयान सुनने लगा। वो अब हर बात बड़ी खुलकर बयान कर रहा था। मैंने अब ये देखना था कि आमना ने क्या वाकई मंजूर को शाम के वक्त रशीद के बाग में भेजा था। आमना ने मुझे बताया था कि उसे मालूम ही नहीं था कि मंजूर कहाँ चला गया था। एक बात ज़रा बिल्कुल ही सच सच बता दो रशीद, मैंने कहा। आमना कैसी औरत है? अगर आपने लोगों से पूछा है तो सबने यही कहा होगा कि आमना शरीफ औरत है।
रशीद ने जवाब दिया। मैं भी उसे शरीफ ही कहूँगा। अगर बदचलन होती तो मुझे इस तरह ना धुतकारती, लेकिन उसने अपनी तस्कीन के लिए एक आदमी रखा हुआ है जिसका नाम है कय्यूम। कय्यूम तो पागल है, पागल बना हुआ है जनाब, रशीद ने कहा। अपने मतलब का बड़ा पक्का है। मैंने तो सुना है कि उसे कोई अपनी बेटी का रिश्ता नहीं देता, मैंने कहा, क्योंकि सब उसे पागल समझते हैं। ये बात नहीं हुजूर, उसने कहा। बेटियों वाले इसी गांव में मौजूद हैं और वो देख रहे हैं कि कय्यूम आमना के जाल में आया हुआ है, और मैं कानों को हाथ लगाकर कहता हूँ कि कय्यूम उसके मुकाबले में खुदा को भी कुछ नहीं समझता। यही हाल आमना का है। मंजूर चूंकि अकेला था और कय्यूम के भाई वगैरह भी थे, इसलिए वो बेचारा बोलता नहीं था। फिर भी आमना बेऔलाद रही, मैंने कहा। ये अल्लाह की मार समझें, रशीद ने कहा। खामिद को धोखा देने वाली औरत का यही हाल होता है। आप आमना को मेरे पास बिठाएं। मैंने आपको सच बात बता दी है कि मैंने आपसे क्यों छुपाया था कि मंजूर मेरे पास आया था। आप खुद सोचे कि मेरी ये बात सुनने से पहले ही लोगों ने आपके दिल में ये शक डाल दिया था कि मंजूर का कातिल मैं हूँ। बहुत से सवालों जवाब के बाद मुझे ऐसे महसूस होने लगा जैसे रशीद जो कह रहा है सच कह रहा है। फिर भी मुझे इधर उधर से और अपने खुफिया ज़राए से बहुत सी बातों की तस्दीक या तरदीद करानी थी। रशीद ने यह भी कहा था कि मैं उसे हवालात में बंद कर दूं और तफ्तीश को जारी रखूं। रात आधी से ज़्यादा गुजर गई थी। रशीद पर मेरा बहुत वक्त लग गया था। अभी आमना नहीं आई थी। मैंने गामेशा के जो 3 आदमी थाने में बिठा रखे थे, इन्हें बारी बारी बुलाया और उनसे ये मालूम करने की कोशिश की कि कत्ल की रात के पहले पहर गामेशा कहाँ था, और क्या उन्हें मालूम है कि गामेशा ने या तुम में से किसी ने मंजूर को कत्ल किया है। मैंने आपको पहले बताया है कि इस किस्म के लोगों से हम दूसरे तरीके से तफ्तीश किया करते थे। ये तीनों पहले ही थाने के कागजों में लिखे होते थे। ये लोग खुदा को नाराज़ कर लेते थे, लेकिन थानेदार को नाराज़ करने की जुर्रत नहीं करते थे। मैंने एक हेड कांस्टेबल और एक एएसआई को साथ रखा था। मैं सवाल करता था, मुश्तबा जवाब देता था। मेरे इशारे पर एएसआई और हेड कांस्टेबल मुश्तबा की थोड़ी सी खातिर तवाज़ो कर देते थे। एक को तो फर्श पर लिटाकर और उसके हाथों पर कुर्सी का एक एक पाया रखकर और कुर्सियों पर हेड कांस्टेबल और एएसआई को बिठाकर पूछगछ की थी। सुबह तक ये बात मेरे सामने आई कि गामेशा जिस तरह दूसरी औरतों को ख़राब करता था, इसी तरह वो उसे भी ख़राब करना चाहता था। उन्होंने बताया कि कय्यूम और मकतूल ने किस तरह गामेशा की पिटाई की थी। गामेशा ने इन 3 में से 2 आदमियों को तैयार करना चाहा था कि वो मंजूर को कत्ल कर दें। इसके बाद आमना को अगवा करके बहुत दूर पहुंचाना था, लेकिन कत्ल मामूली वारदात नहीं थी जो ये ज्वारी, चरसी और छोटे मोटे जुर्म करने वाले कर गुजरते। कोई भी तैयार न हुआ तो गामेशा ने कहा कि वो खुद इंतकाम लेगा। तीनों ने बताया कि उस शाम वो गामेशा के यहाँ गए तो वो घर पर ना मिला। वो वहाँ बैठ गए। गामेशा बहुत देर से वापस आया। उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी। उन्होंने उससे पूछा कि वो कहाँ गया था। गामेशा ने कहा कि एक शिकार के पीछे गया था, उसके सिवा उसने कुछ भी ना बताया। मैंने गामेशा को थाने लाने के लिए आदमी भेज दिया। मैं नहाने धोने और थोड़ा सा आराम करने के लिए घर चला गया। मैंने देखा कि आमना आई हुई थी। मैंने उसकी तरफ तवज्जो न दी। सोचा कि इंतज़ार में उसका ज़रा दिमाग ठिकाने आ जाएगा। मैं 2 घंटे बाद वापस थाने में आया। गामेशा अभी नहीं आया था। मैंने आमना को अपने दफ्तर में बिठा लिया। आमना, मैंने कहा, मेरे दिल में तुम्हारी हमदर्दी पैदा हो गई थी, लेकिन तुमने सच फिर भी ना बोला। तुमने कहा था कि तुम्हें मालूम नहीं था कि मंजूर कहाँ चला गया है। हाँ जी, आमना ने कहा, मैंने यही कहा था। तुमने खुद उसे रशीद के पास बाग में भेजा था। मैंने कहा, अब भी झूठ बोलना है तो बोल दो, मैं तुम्हें नहीं रोक सकता, लेकिन मैं तुम्हारे सामने वो आदमी बिठा दूंगा जो तुम्हारे मुंह पर कहेंगे कि मंजूर को तुमने रशीद के बाग में भेजा था। आमना की भी वही हालत हुई जो थोड़ी देर पहले रशीद की हो गई थी। आमना, मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, अभी वक्त है, सच बोलो, मैं मामला गोल कर सकता हूँ। वो कहता था कि मैं रशीद के साथ समझौता करना चाहता हूँ। उसने कहा। मैंने उसे कहा था कि कर लो। अब ये बताओ, मैंने कहा, कि तुम्हारा खाविंद अपने दुश्मन के पास गया था और दुश्मन के बाग में गया था। वो सारी रात वापस नहीं आया। क्या तुमने मालूम करने की कोशिश की थी कि वो क्यों नहीं आया, कहाँ रह गया है? उसे रशीद ने कत्ल करके ही न फेंक दिया हो। आमना का चेहरा लाश की तरह सफ़ेद हो गया। मैंने 2-3 बार उसे कहा कि वो कुछ जवाब दे, लेकिन उसके पास कोई जवाब ही नहीं था।
तुम कय्यूम को बुलाकर उसे कह सकती थी कि मंसूर बाग में गया था और वापस नहीं आया। मैंने कहा, और वो उसे जाकर देखे। मैंने पूछा, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? मुझे उसकी हालत देखकर ऐसे शक हुआ जैसे बैठे बैठे उसका दम निकल गया हो। तुमने मंसूर को मशवरा दिया था कि बाग में जाओ और शाम के वक्त जाओ, मैंने कहा। तुमने सोचा ये था कि वो शाम के बाद वहां से वापस आएगा। उसे कत्ल करने के लिए तुमने रास्ते में आदमी बिठा दिया था, और वो आदमी कय्यूम था। आमना यकलक फट पड़ी। नहीं नहीं, उसने चीखनुमा आवाज में कहा, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। क्या रशीद ने उसे कत्ल किया है? नहीं, उसके मुंह से नहीं निकल गई, और उसके साथ ही वो चौंक पड़ी। कुछ देर खामोश रही, फिर कहने लगी कि मैं घर बैठी थी, मुझे क्या पता उसे किसने कत्ल किया है। मेरी एक बात सुनो आमना, मैंने शफकत के लहजे में कहा। तुम औरत ज़ात हो, अच्छे ख़ानदान की औरत हो, मैं भी मुसलमान हूँ, तुम्हारी इज्जत का पूरा ख्याल रखूँगा। मुझे मालूम है कि तुम कातिल नहीं हो। अभी तुम सदमे में हो, मैं तुम्हें अलग बिठा देता हूँ। आज का सारा दिन सोचो और मुझे सही बात बता दो। मैं मुसलमान होने के नाते से तुम्हें ये मोहलत दे रहा हूँ। मैं वादा करता हूँ कि गिरफ्तारी तो दूर की बात है, मैं तुम्हें गवाहों में भी शामिल नहीं करूँगा। उसकी हालत इतनी गैर हो चुकी थी कि उसने मेरी इस बात का कोई जवाब न दिया। मैंने हेड कांस्टेबल को बुलाया, उसे कहा कि इस बीवी को इज्जत से अपने पास बिठाओ, इसे कुछ खिलाओ पिलाओ और इसका पूरा ख्याल रखो। थाने का हर आदमी अल्फाज और इशारे समझता था। हेड कांस्टेबल समझ गया कि इस औरत को हिरासत में रखना है। गामिशा आ गया था। मेरा तजुर्बा ये कहता था कि यह कत्ल गामिशा ने नहीं किया, लेकिन कत्ल के वक्त के लगभग वो कुल्हाड़ी लेकर कहाँ गया था। मैंने उसे अंदर बुलाया और उसके सामने ये सवाल रखा। उसने एक गांव का नाम लिया कि वहाँ वो अपने एक मुरीद के घर गया था। मैंने एक हेड कांस्टेबल को बुलाया, उसे गांव का नाम बताया और गामिशा से उसके मुरीद का नाम मालूम करके कहा कि साइकिल पर उस गांव जाओ और उस शख्स को बुलाकर ले आओ। जरा ठहरना हुजूर, गामिशा ने कहा, मैं इस गांव में नहीं गया था, बात कुछ और थी। वो बेंच पर बैठा हुआ था और मैंने अपने दफ्तर में आहिस्ता आहिस्ता टहल रहा था। मैंने उसके मुंह पर उल्टा हाथ मारा, फिर सीधे हाथ का एक थप्पड़ मारा और गामिशा बेंच से फर्श पर जा पड़ा। वो उठा और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसने असल बात ये बताई कि वो उस गांव की एक औरत की मुलाकात के लिए गया था जिसने उसे गांव से बाहर मिलना था। उसे इस औरत के इंतजार में ज़्यादा देर वहां खड़ा रहना पड़ा। वो कुल्हाड़ी अपने साथ अपनी हिफाजत के लिए ले गया था। अब हुजूर की मर्जी है कि इस औरत को यहाँ बुला लें या किसी और जरिए से उससे पूछ लें कि मैं उसके पास गया था या नहीं। गामिशा ने कहा, मैं आपको उसका नाम भी बता देता हूँ। गामिशा ने तस्लीम किया कि उसने आमना को ख़राब करने की कोशिश की थी। मैं उसकी असलियत जानता था, जिसका उसे भी एहसास था। उसने साफ अल्फाज में कहा कि ये तो कारोबार है जिसमें पैसा भी है, अय्याशी भी। और जनाब, उसने कहा, ये लड़ाई और मार पिटाई तो मेरे कारोबार का एक हिस्सा है। कहीं से दौलत हाथ आ जाती है, अच्छी से अच्छी औरत भी हाथ आ जाती है, और कहीं से जूते भी पड़ जाते हैं। मैं किसी को कत्ल करके अपने कारोबार का भट्टा तो नहीं बिठाना चाहता। मैंने गामिशा को छोड़ा नहीं, उसे शामिल तफ्तीश रखा और बाहर बिठा दिया। उस वक्त मेरी तवज्जो आमना पर मरकूज थी। मेरा इरादा तो ये था कि मैं फौरन इस तफ्तीश के झंझट से निकल आऊं और शाम तक कातिल मेरी हवालात में होगा। लेकिन डकैती की एक वारदात की तफ्तीश में कोई पेचीदगी पैदा हो गई थी। इलाका डीएसपी ने इसकी रिपोर्ट मांगी थी। ये केस मेरे जूनियर सब इंस्पेक्टर के पास था। मैं इसमें मसरूफ़ हो गया और 4-5 घंटे गुजर गए। दिन का पिछला पहर था। मैं दफ्तर में बैठा ये इरादा कर रहा था कि आमना को बुलाऊं और उसे सच बोलने पर आमादा करूं। इतने में तूफान की तरह एक आदमी मेरे दफ्तर में दाखिल हुआ और मेरी कुर्सी पर इस तरह आकर बैठा जैसे गिर पड़ा हो। उसने मेज पर बड़ी जोर से हाथ मारा। तब मैंने देखा कि वो कय्यूम है। आमना को थाने से निकालो और मुझे गिरफ्तार कर लो, उसने कहा। मंजूर मेरे हाथों कत्ल हुआ है। ये खुशी और कामयाबी का ऐसा शदीद धचका था जैसे कय्यूम ने मेरे सर पर डंडा मारा हो। यकीन करें कि मुझ जैसा सख्त दिल आदमी भी कांप गया। ये सोचकर मुझे मायूसी हुई कि इस शख्स का तो जहनी तवाजुन ही दुरुस्त नहीं और इस पर पागलपन का दौरा पड़ गया है और ये वाही तबाही बकने आ गया है। ज़रा आराम तो कर लो कय्यूम भाई, मैंने बड़े प्यार से कहा। तुम शायद गांव से दौड़ते हुए आए हो। नहीं, उसने कहा, मैं अपनी घोड़ी पर आया हूँ। मैं नहीं दौड़ा, मेरी घोड़ी सर पर दौड़ती आई है। मैंने कहा है आमना को छोड़ दो।
वो कोई और बात सुन भी नहीं रहा था और कर भी नहीं रहा था। मैंने प्यार और मोहब्बत की बातें करके उसके मुंह से ज़रा इत्मीनान की बातें निकलवाईं। पता चला कि मैंने आमना को जब हिरासत में बिठाया था तो उसी इलाके की किसी कांस्टेबल ने गांव के उन लोगों को जो थाने के बाहर खड़े थे बता दिया कि आमना ने जुर्म का इकबाल कर लिया है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। गांव का कोई आदमी गांव पहुंचा, उसने आमना के घर जाकर इतला दी। कय्यूम को पता चला तो ये घोड़ी पर सवार हुआ और आमना के दूसरे रिश्तेदारों से पहले थाने पहुंच गया। कय्यूम भाई, मैंने कहा, अगर अपनी अकल और होश में हो तो बात करो। मैं बिल्कुल होश में हूँ थानेदार साहब, उसने फिर मेज पर हाथ मारकर कहा। लोगों ने मुझे पागल पागल कहकर पागल ही बना दिया है। आप मेरी बात सुने, मुझे गिरफ्तार करें और आमना को छोड़ दें। कय्यूम के इकबाली जुर्म की तफसीलात बहुत तवील हैं। इनमें से कुछ तो मैं पहले सुना चुका हूँ, बाकी बातें सुनाता हूँ। ये तो आपको अच्छी तरह सुनाया जा चुका है कि मंजूर रशीद से किस कदर तंग आ चुका था। वो सारा गुबार अपने अंदर रोकता रहा था। एक रोज़ आमना ने कय्यूम से कहा कि रशीद को कत्ल करना है। उसने कय्यूम को अच्छी तरह भड़काया कि उसे दुश्मनी की सारी वजूहात भी सुनाई। फिर ये बताया कि रशीद ने आमना के घर में आकर उसके साथ कैसी बेहुदा हरकतें की थीं। फिर उसे ये कहा कि रशीद को कत्ल न किया गया तो वो मंजूर को कत्ल कर देगा। कय्यूम आमना के इशारों पर नाचता था। वो तैयार हो गया। मंजूर के साथ बात हुई। उन लोगों ने ये स्कीम बनाई कि रशीद सूरज गुरूब होने से ज़रा पहले बाग से घर वापस आया करता है। अगर वो रात को वापस आए तो उसे रास्ते में ही कत्ल किया जा सकता है। उसका ये तरीका सोचा गया कि मंजूर रशीद के पास बाग में जाएगा और उसे कहेगा कि मैं दुश्मनी ख़त्म करने आया हूँ। इस तरह मंजूर ऐसी बातें करेगा कि रशीद को शाम के बहुत बाद तक बाग में रोके रखेगा। कय्यूम रास्ते में टीलों के इलाके में छुपकर बैठ जाएगा। रशीद गुजरेगा तो कय्यूम पीछे से उस पर कुल्हाड़ी से वार करेगा। इस स्कीम के तहत मंजूर रशीद के पास बाग में गया था। कय्यूम जाकर छुप गया। अंधेरा बहुत गहरा हो गया तो एक आदमी वहां से गुजरा जहां कय्यूम छुपा हुआ था। अंधेरे में सूरत तो नहीं पहचानी जा सकती थी। कद बुत और डील डोल रशीद जैसी थी। कय्यूम ने पीछे से कुल्हाड़ी का पहला वार गर्दन पर किया। वो आदमी आगे झुका। कय्यूम ने दूसरा वार उसके सर पर किया। वो आदमी गिरा और तड़पने लगा। कय्यूम को अंदाजा था कि अब ये जल्दी मर जाएगा। उसके दोनों वार बड़े जोरदार थे। वो पहले साथ वाले बरसाती नाले में गया, वहां कुल्हाड़ी धोई, फिर इस पर रेत मली, फिर उसे धोया और इसके बाद वो मंजूर के घर चला गया। वहां उसने अपने कपड़े देखे। कमीज पर खून के चंद एक धब्बे थे जो आमना ने फौरन धो डाले। कुल्हाड़ी मंजूर की थी। आमना और कय्यूम बहुत खुश थे कि उन्होंने दुश्मन को मार दिया है। उस वक्त तक मंजूर को आ जाना चाहिए था। तय ये हुआ था कि मंजूर बाग से उठेगा और दूसरे रास्ते से वापस आएगा। वो अभी तक घर नहीं पहुंचा था। फिर 2-3 घंटे गुजर गए। तब आमना ने कय्यूम से पूछा कि उसने रशीद को पहचान कर हमला किया था। कय्यूम ने उसे बताया कि वहां से रशीद नहीं गुजरना था। ऐसी कोई बात नहीं कि वो गलती से किसी और को मार आया हो। जब कुछ और वक्त गुजर गया तो आमना ने कय्यूम से कहा कि जाकर देखो, कहीं गलती ही ना लगी हो। कय्यूम पागलपन की हद तक दिलेर आदमी था। वो माचिस लेकर चल पड़ा। फासला कोई ज्यादा नहीं था। लाश वहां पड़ी हुई थी। कय्यूम ने माचिस जलाकर चेहरा देखा तो वो मंजूर था। मंजूर जिंदा होता तो वो बताता कि इस रास्ते से क्यों वापस आया था। उसे तो दूसरे रास्ते से वापस आना था, या कय्यूम गलत जगह पर घात में बैठ गया था। ये मुअम्मा हल करना नामुमकिन था। मैं यही कह सकता हूँ कि जिसका वक्त पूरा हो गया था वो इस जहनी मरीज के आगे आ गया। रशीद और मंजूर के कदबुत एक जैसे थे। कय्यूम दौड़ता हुआ आमना तक पहुंचा और उसे बताया कि गलती से मंजूर मारा गया है। आमना का जो हाल होना था वो तो हुआ, लेकिन उसने कय्यूम को बचाने की तरकीब सोच ली। उसने कय्यूम से कहा कि वो अपने घर चला जाए और बिल्कुल चुप रहे। लोगों को मालूम है कि रशीद की मंजूर के साथ कितनी गहरी दुश्मनी है। मैं भी अपने बयान में यही कहूंगी कि मंजूर को रशीद ने कत्ल किया है। कय्यूम का जो रद्द-ए-अमल था वो उसने पूरी तरह सुनाया। ये सुनाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ ये बात बताता हूँ कि वो आमना के कदमों में सर रखता और रोता था और कहता था कि आमना, इस कुल्हाड़ी से मेरी गर्दन काट दो। चूँकि वो सिर्फ उसकी ही बात समझता और मानता था, इसलिए आमना ने उस पर काबू पा लिया और उसे ठंडा करके घर भेज दिया। कय्यूम को हिरासत में लेकर मैंने आमना को बुलाया।
और उसे कय्यूम का बयान सुनाया। कुछ पसोपेश के बाद उसने भी यही बयान दे दिया। उसने कहा कि मंजूर रशीद को कत्ल करना चाहता था, लेकिन अकेला था और उसे आमना का भी ख्याल आता था। एक रोज़ उसने उससे कहा कि कय्यूम उसके इशारों पर नाचता है, उसे कत्ल के लिए इस्तेमाल करे। आमना को मंजूर से इतनी मोहब्बत थी कि उसकी बात मान गई और उसने कय्यूम को रशीद के कत्ल के लिए तैयार कर लिया। उन्होंने जो स्कीम बनाई और कय्यूम के हाथों जिस तरह स्कीम उलट गई, वो आप सुन चुके हैं। आमना का सुहाग तबाह हो गया, लेकिन उसने इतने शदीद सदमे में भी कय्यूम को बचाने की सोच ली। मंजूर का ख्याल था कि रशीद को इस तरीके से कत्ल कराएगा तो किसी को पता नहीं चलेगा कि कातिल कौन है। मैंने आमना और कय्यूम को के उन बयानात पर गौर किया जो उन्होंने पहले दिए थे, तो मुझे ख्याल आया कि आमना ने खाविंद की मौत के सदमे में भी दिमाग हाजिर रखा और मुझे गुमराह किया। कय्यूम को सब पागल समझते थे, लेकिन उसने अक्लमंदी से झूठ बोला था। मुझे आज भी शक है कि आमना ने मंजूर को मरवाने के लिए बाग में रशीद के पास शाम के वक्त भेजा था और कय्यूम से कहा कि वो घात में बैठे और मंजूर को कत्ल कर दे। तफ्तीश में मुझे जो बातें मालूम हुई थीं, इनमें कुछ मेरे इस शक के हक में जाती थीं और कुछ इसकी तरदीद करती थीं। मैंने मुकदमा 302 कत्ल का तैयार किया था। कय्यूम ने मजिस्ट्रेट के सामने इकबाली बयान दे दिया था। मैंने आमना को गिरफ्तार नहीं किया था। कय्यूम से कहा था कि वो अपने बयान में आमना का जिक्र ना करे, ये कहे कि उसे मंजूर ने कत्ल पर उकसाया था। कय्यूम को सेशन कोर्ट ने उम्र कैद दी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने शक का फ़ायदा देकर बरी कर दिया।